अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बोन पैथोलॉजी और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो दिस इज़ एक्चुअली द बोन जो आपको नज़र आ रही है और इसमें देखें कि आपके पास 3 चीज़ें जो है वो हाईलाइट हुई हुई हैं मेनली। पेरिओस्टियम है सबसे पहले हमारी ये बोन है और इसके बाहर बिल्कुल ये जो ऑरेंज कलर की आपको नज़र आ रही है दिस इज़ द पेरिओस्टियम। और उसके बाद ये पेरिओस्टियम के नीचे जो आपको वाइट कलर का दिखाया हुआ है दिस रीजन, ठीक है, ये आपका कॉर्टेक्स होता है बोन का। और ये बिल्कुल अंदर जो रेड कलर का आपको दिखाया हुआ है ना, ये आपका मेड्यूला ऑफ द बोन है। तो पेरिओस्टियम बिल्कुल बाहर होती है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर मेड्यूला होता है। और आपको ये भी पता है कि बाहर हमारी क्या होती है, कॉर्टेक्स होती है और हमारे पास ये जो अंदर वाला रीजन है मेड्यूलरी कैनाल वाला, इसमें एक्चुअली हमारी स्पंजी बोन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये आपको लॉन्ग बोन दिखाई हुई है और इसमें देखिए आपको 3 चीज़ें यहाँ पे और हाईलाइट होंगी। एक आपके पास एपिफिसिस होता है, एक आपके पास मेटाफिसिस होता है और एक डायफिसिस होता है। बिल्कुल जो हमारे पास एंड ऑफ बोन होता है वहाँ पे एक्चुअली हमारा एपिफिसिस होता है बोन का, ठीक है। और बिल्कुल ये जो हमारे पास लॉन्ग इसका जो पार्ट है बोन का, ये आपके पास डायफिसिस होता है, ठीक है। और जो एपिफिसिस और डायफिसिस के दरमियान वाला रीजन होता है वो एक्चुअली आपका मेटाफिसिस होता है। ये जो आपको मेटाफिसिस दिखाया हुआ है, इसके ऊपर वाला आपको जो है ये एपिफिसिस दिखाया हुआ है और यहाँ पे आपको एक्चुअली डायफिसिस दिखाया हुआ है, ये जो सारा लंबा सा है। सो दिस इज़ एक्चुअली द 3 पार्ट्स द बोन। फिर हम बात कर लेते हैं जो बोन के अंदर हमारे सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द मेन जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं हमारे ऑस्टियोब्लास्ट्स, ठीक है। सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट्स, दूसरे आ जाते हैं हमारे ऑस्टियोसाइट्स और तीसरे आते हैं हमारे ऑस्टियोक्लास्ट्स, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, वो हमारी बोन को बना रहे होते हैं। जैसे ये हमारे पास देखें ऑस्टियोब्लास्ट नज़र आ रहा है, ये बोन को बनाते हैं। और जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो हमारी बोन को रिजॉर्व करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करते हैं उसकी। और हमारे पास जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो हमारे बोन सेल्स होते हैं जो मेंटेन कर रहे होते हैं बोन टिश्यू को। और इसके अलावा ये जो आपको बिल्कुल ये वाला जो दिखाया हुआ है ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ये एक्चुअली हमारे स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये फिर हमारे स्टेम सेल्स जो होते हैं ये हमारे बोन सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बोन सेल्स हो गए। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है वो होते हैं, आपको पता भी होगा कि हेवर्जन सिस्टम्स होते हैं हमारे। ये देखें, ये जो आपको ये एक पूरा सिस्टम दिखाया हुआ है, एक्चुअली इसमें देखें सबसे अंदर आपको ये ब्लड वेसल्स दिखाई हुई है रेड और ब्लू कलर की। और उसके इर्द गिर्द आपके पास जो है ऑस्टियन का एक पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसमें देखें कि जो लेमिले बने हुए हैं, कंसेंट्रिक लेमिले बने हुए हैं। और इनके अंदर ये जो आपको पिंक पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये इन्होंने ऑस्टियोसाइट्स दिखाए हुए हैं, ये पिंक कलर के जो लाइंस के अंदर नज़र आ रहे हैं। सो ये आपके पास बोन का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो बोन का जो जॉइंट बनता है, ये एक बोन है हमारी और एक ये बोन है। और इसके दरमियान में जो आपके पास जॉइंट बनेगा, एक्चुअली वो हमारे पास बोन्स के दरमियान में बन रहा है। अब इसमें जो आप एक चीज़ सबसे पहले देखेंगे वो ये कि आपकी जो बोन है, ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाया हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली द आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हमारी बोन सरफेस को कवर कर रहा होता है, ये कार्टिलेज होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बोन के जॉइंट्स में आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी होती है सबसे बाहर आपका आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, ये ऐसे बिल्कुल बाहर, ठीक है। और उसके अंदर आपका जो है वो क्या होता है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये ब्लू कलर की जो आपको दिखाई हुई है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे हो गई। उसके बाद हमारी जो है अंदर आ जाती है जॉइंट कैविटी, ठीक है। ये आपकी जॉइंट कैविटी होगी जिसमें एक्चुअली ये जो आपको सारा दिखाया हुआ है इसमें होता है साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। अभी साइनोवियल फ्लूइड में जो 3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती है प्रोटियोग्लाइकेंस, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं इसमें। और दूसरी आपके पास इसमें कोलेजन होता है, ठीक है, कोलेजन होता है। और इसके अलावा जो आपकी तीसरी चीज़ होती है वो वाटर होता है, ठीक है। ये तीनों आपने चीज़ें याद रखनी है। हम डिजीज़ पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें ख़राब हुई होंगी, इसलिए आपको ये जॉइंट के स्ट्रक्चर और बोन के स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा बोन का टॉपिक है सेकंड प्रायोरिटी में, वो है पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन। इसका दूसरा नाम होता है ऑस्टियोइटिस डिफॉर्मेंस, ठीक है। डिफॉर्मेंस के नाम से आपको पता चल रहा है इसमें बोन की डिफॉर्मिटी होगी, बोन डिफॉर्म होगी, ठीक है, सही उसके स्ट्रक्चर नहीं बना होगा। सो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज होती है बोन प्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चरली अनसाउंड बोन बन जाती है कि स्ट्रक्चर उसका बहुत ही ख़राब होता है। एक चीज़ आपके आगे लिखी हुई है इस बुक में कि आपके जैसे चौक होता है ना, एक चौक होता है उसको आप 2 पीसेस में डिवाइड करते हो तो वो हो जाता है, टूट जाता है। इसी तरह बोन इतनी ज़्यादा जो है ना डिसऑर्डर हो गई होती है कि वो 2 हिस्सों में
डिवाइड हो सकती है, इतनी वो वीक हो गई होती है। और इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस आती हैं। अब देखते हैं इन 3 स्टेजेस को कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारी होती है ऑस्टियोलिटिक स्टेज, फिर होती है ऑस्टियोक्लास्टिक ऑस्टियोब्लास्टिक स्टेज, और फिर लास्ट हमारी होती है ऑस्टियोसिक्लेरोटिक फेज। ठीक है, सबसे पहले ये आपको दिखाई हुई है ऑस्टियोलाइटिक स्टेज। ऑस्टियोलाइटिक स्टेज से आपको समझ आ रही है कि इसमें एक्चुअली क्या होगा। इसमें एक्चुअली होगा क्या कि इसमें हमारे पास, इसमें देखिए ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई होगी। आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले सेल्स, ये आपको ऑस्टियोक्लास्ट नज़र आ रही है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक सेल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब न्यूक्लियाई मल्टी होते हैं ना, इस वजह से ये मैक्रोफेजेस के टाइप होती है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये ऑस्टियोलिटिक फेज़ में आपको ऑस्टियोक्लास्ट नज़र आते हैं। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट आपको पता है कि ये बोन को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बोन को रिजॉल्व कर रहे होते हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास जो दूसरी स्टेज है वो आती है हमारी मिक्स्ड फेज़। ठीक है, मिक्स्ड फेज़ में आपके पास मिक्स्ड आपको समझ आ रही है, इसमें दोनों चीज़ें होंगी, ऑस्टियोक्लास्ट भी होंगे ऑस्टियोब्लास्ट भी होंगे। तो ये आपको उसी तरह नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपके ऑस्टियोक्लास्ट ये वाले, ठीक है, ये ऑस्टियोक्लास्ट हो गए, और दूसरे आपको ये नज़र आ रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब ये ऑस्टियोक्लास्ट आपकी बोन को तोड़ रहे होते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट आपकी बोन को जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पास दोनों चीज़ें नज़र आ रही होती हैं बोन में। और तीसरी जो आपके पास स्टेज आती है वो होती है ऑस्टियोसिक्लेरोटिक फेज, मींस दैट कि इसमें आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट सिर्फ नज़र आ रहे आएंगे। ठीक है, तो 3 स्टेजेस होगी। पहले में आपको सिर्फ ऑस्टियोक्लास्ट नज़र आएंगे। ठीक है, दूसरे में आपको जो है ऑस्टियोक्लास्ट प्लस ऑस्टियोब्लास्ट नज़र आएंगे, और तीसरे में आपको जस्ट ऑस्टियोब्लास्ट नज़र आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो जब आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ऑस्टियोब्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, वो बोन को बना रहे होते हैं। अब वो बोन को बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं, इतना बनाते हैं कि बोन बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और अजीब किस्म की बन जाती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ऑस्टियोइटिस डिफॉर्मेंस, कि बोन जो है वो डीफॉर्म हो गई है। अब यहाँ पे आपको ये देखें, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपको जो है ना इस तरह से मोज़ैक पैटर्न नज़र आ रहा है बोन का, और ऐसे लग रहा है जैसे पजल्स हैं। मैं आपको जिग्ज़ा पजल्स होते हैं ना, वैसे कि जिग्ज़ा पजल्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको जिग्ज़ा पजल्स लाइक अपेरेंस, ये आपको जिग्ज़ा पजल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह की हमारी बोन बनी होती है। सो ये देखें आपको सेम उसी तरह नज़र आ रही है ना जिग्ज़ा पजल्स, और ये जो आपको दरमियान में नज़र आ रही है ना, ये लाइंस सारी सारी ऐसे जिगजैग सी बनी हुई है ऐसे ऐसे, ये सारी हमारे पास जो होती है ना सीमेंट लाइंस होती हैं, सीमेंट लाइंस। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो ये कि आपकी जो बोन का स्ट्रक्चर है वो मोज़ैक पैटर्न बन गया। मोज़ैक पैटर्न है पहली बात। ठीक है, पहली बात ये कि मोज़ैक पैटर्न बना हुआ है। दूसरी बात ये कि आपको जिग्ज़ा पज़ल लाइक अपीयरेंस आ रही है, और तीसरा आपको ये कि यहाँ पे सीमेंट लाइंस अपीयर हो रही हैं, ये जो बोन्स के दरमियान में। सो ये जो बोन्स के पीसीज हैं इनके दरमियान में ऐसे, और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं पेजर्स डिजीज़ की। ज़्यादातर वो कह रहे हैं कि ये लेट अडल्टहुड में आपको जो है वो पेजर डिजीज़ शुरू होती है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि इसमें ना पेजर डिजीज़ में 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। एक आपके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में जो आपकी जीन्स होती हैं वो SQSTM1 जीन होती है, और जो आपने 2 चीज़ें याद रखनी है जीन्स में, वो TNFR SF11 है और TNFR SF11B है। ठीक है, ये दोनों जीन्स भी और इन्वॉल्व हो सकती है। ये जो भी हमने जीन्स पढ़ी हैं इनका काम क्या होता है कि ये हमारे पास NF कापा बी की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ऑस्टियोक्लास्टिक मतलब ये कि बोन को रिजॉल्व करेंगी, और जब बोन को रिजॉल्व करेंगी तो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी में ना ये मैकेनिज्म होता है कि अगर ऑस्टियोक्लास्ट अपनी एक्टिविटी ज़्यादा करना शुरू कर देते तो हमारी बोन को रिजॉल्व करना शुरू कर देते, तो ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं कि तुम मेरी बोन के साथ क्या कर रहे हो। वो आके जो है ना फिर ऑस्टियोक्लास्ट के साथ आकर लड़ना शुरू कर देता है, फिर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसके अल्टीमेटली हमारी पेजर्स डिजीज़ बन जाएगी, जिसमें क्या होगा कि बोन की डिफॉर्मिटी हो जाएगी। ये हमारे पास कहानी होती है इसकी। और दूसरी हमने एक जेनेटिक फैक्टर्स देख लिए ना, दूसरे जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शंस में हमारे पास वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो मीज़ल्स वायरस के जो लोग होते हैं, ठीक है, या कोई भी हमारे पास वायरसेस अगर किसी को इन्फेक्शन कर दें तो उसकी जैसे विटामिन डी की जो है ना ऑल्टरेशन हो जाती है उसकी एक्टिविटी में, जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब भी बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट होगी मतलब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ऑस्टियोब्लास्ट आके उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देंगे, और फिर दोनों मिल के जो है ना ऑस्टियोक्लास्ट बोन को तोड़ रहे होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बना रहे होंगे, और एक ऐसी बोन बनाएंगे जो कि डीफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी में मैं आपने वही बताना है जो आपकी 3 फेजेज़ आती हैं ना, 1, 2 और 3। 3 फेजेज़ में क्या होगा, सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, फिर आपकी मिक्स्ड फेज़ होती है,
और फिर आपकी ऑस्टियोब्लास्टिक स्टेज होती है। तो आपने इसी तरह मॉर्फोलॉजी में बताना होता है कि मुझे जो है ना ऑस्टियोक्लास्टिक स्टेज में बड़े बड़े मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स नज़र आए थे जो कि ऑस्टियोक्लास्ट थे, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई थे, ठीक है, मोर देन कहते हैं 100 और मोर न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे होते हैं इसमें। और दूसरी जो मिक्स स्टेज होती है मुझे उसमें ऑस्टियोक्लास्ट भी नज़र आए, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट भी नज़र आए और मुझे ऑस्टियोब्लास्ट भी नज़र आए। और जो हमारे पास थर्ड स्टेज होती है ऑस्टियोब्लास्टिक स्टेज, उसमें जस्ट मुझे ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आई जो कि स्क्लेरोटिक फेज़ था। और उसमें आपके पास जो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है वो आपने तीसरी फेज़ में लिखना होता है कि जिग्जा पजल लाइक अपीयरेंस, जो मैंने आपको बता दी कैसी होती है, और प्रोमिनेंट सीमेंट लाइंस होते हैं, मोज़ेक पैटर्न होता है। ये तीन चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, विच इज़ द हॉलमार्क विच इज़ सीन इन द स्क्लेरोटिक फेज़, ठीक है। उसके बाद इसकी क्लिनिकल फीचर्स में ना आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये स्कल बोन दिखाई हुई है, स्कल बोन इन्वॉल्व होगी, स्पाइन इन्वॉल्व होगी, पेल्विस, थाई बोन दैट इज़ फीमर और टीबिया, ठीक है। ये वाला आपका सारा जो एरिया होता है ना पेजर डिजीज़ में, ये वेट बेयरिंग एरिया इन्वॉल्व होता है। अब जब हमारे स्कल के अंदर पेजर्स डिजीज़ का होगा ना तो उसकी वजह से ना हमारा जो अपीयरेंस आती है वो लाइन फेस लाइक आती है, ठीक है, लाइन फेस लाइक आती है। इतना बड़ा स्कल हो जाता है ऑस्टियोस्क्लेरोटिक फेज़ के अंदर, इतनी ज़्यादा ऑस्टियोब्लास्ट काम कर रहे होते हैं। स्पाइन के अंदर जब ऑस्टियोब्लास्ट काम कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से देखें क्या होता है कि जब इतनी ज़्यादा बोन फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर इतनी बोन थिक हो जाएगी तो इर्द गिर्द के नर्व्स जो होंगी जो पास करे होंगे उनके ऊपर कंप्रेशन आएगी तो पेशेंट को पेन होगी, ठीक है। फिर हमारे पास जो फीमर और टिबिया होती है उनकी एंटीरियर बोइंग हो जाती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये। तो ये आप पेशेंट्स देखें, यहाँ पे आपके पास लाइन फेस लाइक अपीयरेंस आ रही है इनकी। ये हमारे पास जो है ना स्कल बोन इन्वॉल्व होने की वजह से पेजर्स डिजीज़ में बिकॉज देयर इज़ टू मच बोन फॉर्मेशन, ठीक है, ऑस्टियोस्क्लेरोटिक फेस की वजह से डीफॉर्मेशन ऑफ बोन हो गई हुई है, तो लाइन फेस लाइक अपीयरेंस आ रही है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक्सियल स्केलेटन जब इन्वॉल्व होता है तो हमारी बोन्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, स्क्लेरोटिक हो जाती हैं वहाँ पे कि इर्द गिर्द की नर्व्स कंप्रेस होती हैं, उस वजह से वहाँ पे पेन होती है। और अगर हमारे पास फीमर और टिबिया इन्वॉल्व होती हैं तो एंटीरियर बोइंग हो जाती है। तो ये आपने क्लिनिकल फीचर्स याद रखने हैं। तो ये आपके पास जो है पेजर्स डिजीज़ सिंगल बोन को भी इन्वॉल्व कर सकती है, मल्टीपल बोन्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। पेन होगी पेशेंट को, क्यों होगी मैंने आपको बता दिया कि नर्व्स कंप्रेस होंगी। इसके अलावा लाइन फेस मैंने आपको बता दिया, क्रेनियम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। इसके अलावा प्लेटे बेसिया, ठीक है, स्कल की जो बेस होती है ना वो इन्वेजिनेट कर जाती है। और फिर इंटीरियर बोइंग ऑफ द फीमर एंड टीबिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये बहुत याद रखना है आपने कि इसमें जो है देखें जब बोन इन्वॉल्व होगी ना यहाँ पे आपके पास, तो पेजर्स डिजीज़ की बोन ख़राब हो गई हैं, तो अब जो हमारे पास होगा ना बोन, ये आपकी बोन होती है और दरमियान में मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज होता है और ये सारी बोन स्पेस होती है। अब जब हमारी ऑस्टियो मीन्स के बोन और आर्थराइटिस मीन्स के जॉइंट, बोन की भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाएगी पेजर्स डिजीज़ में, और जो हमारे पास जॉइंट्स हैं उनकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि किसी पहली की कोई डिजीज़ थी उसकी वजह से हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, बोन और जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है। और चॉक स्टिक लाइक फ्रैक्चर, ठीक है, स्टिक टाइप फ्रैक्चर मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जो है ना फ्रैक्चर हो जाता है। देखें कि जो है ना जैसे चॉक दो पीसेस में डिवाइड हो जाता है वैसे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं पेजर्स डिजीज़ की, तो वो आपके पास काइफोसिस हो सकती है कि आपकी जो है वो स्पाइन की डेवलपमेंट ख़राब हो जाए। और आपके पास जो है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन आपकी, एक तो ये चॉक स्टिक लाइक फ्रैक्चर है ना, दूसरी कॉम्प्लिकेशन आपकी क्या है, काइफोसिस है, ठीक है, और स्कोलियोसिस वगैरह। और तीसरी जो आपकी वो है आपका कि ट्यूमर लाइक कंडीशंस बन जाती हैं, इसमें ट्यूमर्स बन जाते हैं। का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसकी वजह से ऑस्टियोसार्कोमा बन जाता है। पेजर्स डिजीज़ जिन लोगों को होता है ना उनको ऑस्टियोसार्कोमा मतलब कि बोन का ट्यूमर बनने का जो है ना होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ट्यूमर जो है वो कॉमन होता है पेजर्स डिजीज़ के लोगों में, तो आपने याद रखना है ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। इसके अलावा रेडियोग्राफिक फाइंडिंग से हम जो है इसको डायग्नोज कर लेते हैं, हमें बोन्स नज़र आ जाती हैं पेशेंट की ख़राब हुई हुई। और इसके अलावा जो हम लैब डायग्नोसिस करते हैं उसमें ये कि आपके पास जो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल होता है वो ज़्यादा हुआ होता है, और जो सीरम कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल होता है वो नॉर्मल होता है। ये आपने याद रखनी है चीज़ें। दिस इज़ ऑल अबाउट द पेजर्स डिजीज़।